दोस्तों, आज मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, आप यकीन मानिए आपको यह विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और दोस्तों, यह घटना इस चैनल की आज तक की सबसे भयानक और अजीब घटना है। और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना ओडिशा की आज तक की सबसे खौफनाक और दर्दनाक घटना थी। तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल गोहिल और आप देख रहे हैं वारदात एक और कहानी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के आखिर में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। ये कहानी है ओडिशा की। ओडिशा के भुवनेश्वर में पल्ली नाम के मोहल्ले में सेना का एक रिटायर कर्नल अपनी पत्नी के साथ एक आलीशान बंगले में रहता था। और ये लेफ्टिनेंट कर्नल सेना में एक डॉक्टर था जो कि रिटायर हो चुका था, जिसका नाम था सोमनाथ परिदा। और दोस्तों, इस मोहल्ले में लोगों को सोमनाथ परिदा का घर बहुत ही अजीब लगता था। और इसी घर में सोमनाथ परिदा ने कुछ ऐसा कर दिया था जो बहुत ही ज्यादा भयानक था, जिसने पूरे ओडिशा को झकझोर दिया था। दरअसल सोमनाथ परिदा इस मोहल्ले में अपनी बीबी उषाश्री के साथ रहता था। और दोस्तों, इस घर में ये दोनों ही सिर्फ रहा करते थे। सोमनाथ परिदा ने 1970 में उषाश्री से शादी की थी। शादी के बाद सोमनाथ परिदा और उषाश्री के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बन गया और वो अमेरिका चला गया और बेटी भी दुबई में सेटल हो गई। अब 1998 में कर्नल सोमनाथ परिदा सेना में डॉक्टर की नौकरी से रिटायर हो गई है और वह अपनी पत्नी के साथ इस 2 मंजिला घर में रहने लगे, जिसमें सिर्फ मियाँ बीबी ही रहते थे। सोमनाथ परिदा की उम्र लगभग 70 साल की थी और उसकी बीबी की उम्र 60 से 65 साल की थी। और दोस्तों, अनोखी बात ये थी कि सोमनाथ का बिहेवियर बहुत ही अजीब था। उसके मोहल्ले वाले बताते थे कि सोमनाथ परिदा बहुत ही अजीब दिमाग का था। और वाकई में सोमनाथ परिदा ने इतना भयानक कांड करके यह बात साबित भी कर दी थी। और दोस्तों, मोहल्ले के लोग उस घर के अंदर जाना तो क्या, उसके आसपास भटकने से भी डरते थे। और दोस्तों, एक बात और भी अजीब है कि सोमनाथ परिदा शाम को 6 बजे ही सो जाता था और वह सुबह के 3 बजे उठ जाता था। उसका घर शाम के 6 बजे के बाद ऐसा सुनसान हो जाता था जैसे कि उस घर में कोई रहता ही नहीं हो। और जब कोई उसके घर के आगे गाड़ी पार्क कर देता, खड़ी कर देता, तो वह उस पर चिल्लाने लगता था। और जब उसके पास में रहा एक मंदिर में कोई घंटी भी बजाता था तो भी उसको बहुत ही गुस्सा आता था। और अक्सर दोस्तों, इसके घर में इस मियाँ बीबी के अक्सर ही झगड़े हुआ करते थे। लेकिन जैसे तैसे इन अकेलों की गृहस्थी चल रही थी। और रिटायरमेंट के बाद सोमनाथ ने कई प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया था और WHO में भी इसने बतौर सलाहकार काम किया था। और दोस्तों, सोमनाथ का इस इलाके में एक छोटा सा क्लिनिक भी था। लेकिन सोमनाथ के बच्चों की कभी उसके पापा से नहीं बनती थी। वो फोन पर अक्सर अपनी माँ से ही बात किया करते थे और अक्सर हफ्ते में 2-3 बार अपनी माँ से बात किया करते थे। लेकिन उनके बेटे और बेटी को उसके पापा का स्वभाव बहुत ही अजीब और डरावना लगता था। वो अपने पापा से ज्यादा बात नहीं करते थे। और इसी दौरान, यह बात है 2013 के जून के महीने की एक दिन की, सोमनाथ परिदा का बेटा डॉक्टर मनोज परिदा, जो कि अमेरिका में रहता था, वह अपनी माँ उषाश्री को फोन करता है। लेकिन उनकी माँ का फोन स्विच ऑफ आता है। लेकिन वह थोड़ी देर बाद फिर से फोन लगाता है, मगर फोन फिर से स्विच ऑफ आता है। तो मनोज को लगा कि माँ कहीं बाहर गई होगी, तो वह फोन नहीं करता है। और फिर से वो अगले दिन फोन लगाता है, लेकिन दूसरे दिन भी फोन स्विच ऑफ आता है। लेकिन वह लगातार कुछ दिनों ऐसे ही फोन करता है, लेकिन फोन स्विच ऑफ आता था। अब ऐसा करते करते 19-20 दिन बीत जाते हैं। अब मनोज को भी घबराहट होने लगी थी कि आखिर माँ ने फोन स्विच ऑफ क्यों कर रखा है। तो आखिर में मनोज अपने पिता को फोन करता है और अपने पिता से पूछता है कि माँ कहाँ है, माँ से मेरी बात करवाओ। तो सोमनाथ कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन सुरेखा के पास दुबई गई है। तो बेटा मनोज तुरंत ही फोन रख देता है और अपनी बहन सुरेखा को दुबई में फोन लगाता है। और जैसे ही मनोज अपनी बहन सुरेखा से पूछता है कि क्या माँ यहाँ तुम्हारे पास है,
तो सुरेखा कहती है कि माँ मेरे पास नहीं है और कई दिनों से माँ से बात करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन फोन नहीं मिल रहा है। ये सुनते ही मनोज चौंक जाता है और मनोज को शक हो जाता है और उसे बहुत ही बड़ी गड़बड़ का एहसास होता है। तो मनोज तुरंत ही भुवनेश्वर में रह रहे अपने मामा को कॉल करता है और उन्हें सारी बात बताता है और कहता है कि आप घर पे जाकर सब चेक करके आओ, क्योंकि मनोज को अपने पापा पर भी डाउट था। और दोस्तों इस कहानी में इस सनकी ने जो किया इसने पास वाले लोगों का जीना हराम कर दिया। अब 23 जून 2013 की शाम के लगभग 5 बजे उषा श्री का भाई और उसकी बहन सोमनाथ के घर के आगे पहुंच जाते हैं और दरवाजे की घंटी बजाते हैं, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। एक बार फिर वह घंटी बजाते हैं तो सोमनाथ परिदा आता है, लेकिन दोस्तों वह दरवाजा नहीं खोलता है, वह खिड़की से ही दोनों से बात करता है। तो मनोज का मामा कहता है कि उषा कहाँ है, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो सोमनाथ कहता है कि वह अपनी बेटी के पास गई है। यह सुनकर मामा को शक हो जाता है कि यह झूठ बोल रहा है। तो मामा सोमनाथ से दरवाजा खोलने के लिए कहता है और दोस्तों यह बहुत ही अजीब बात थी कि सोमनाथ दरवाजा नहीं खोल रहा था। अब सोमनाथ परिदा खिड़की बंद करके अंदर चले जाते हैं, लेकिन घर के बाहर अभी भी उषा के भाई और बहन खड़े थे। तो उषा का भाई तुरंत ही मनोज को फोन लगाता है और सारी बात बताता है। तो मनोज को भी अंदेशा हो जाता है कि घर में कुछ गलत हो गया है। तो मनोज मामा को पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहता है और मामा पल्ली पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पुलिस वालों को लेकर उस घर के पास चले जाते हैं। अब पुलिस बाहर खड़ी उस दरवाजे को खटखटा रही है, लेकिन सोमनाथ परिदा दरवाजा नहीं खोलते हैं और पुलिस दरवाजा तोड़ देती है और उस घर में चली जाती है, जो अंदर से बहुत ही अजीब लग रहा था। अब पुलिस सोमनाथ से पूछती है कि उषा श्री किधर है। तो सोमनाथ बताता है कि वह अपनी बेटी सुरेखा के पास दुबई गई हुई है। तो पुलिस पूछती है कि कब गई थी। तो सोमनाथ बताता है कि 3 जून से लेकर आज तक 20 दिन हो चुके हैं। तो पुलिस कहती है तुम्हारी बेटी से बात हुई है, वो वहाँ पर नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। और ये सुनते ही सोमनाथ घबरा जाता है। अब पुलिस घर की तलाशी लेनी शुरू करती है, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिलता है। तो पुलिस वालों को भी लगा कि शायद सोमनाथ सच बोल रहा है। तभी दोस्तों जब पुलिस के जवान सोमनाथ परिदा के बेड के पास खड़े थे तो उन्हें बेडरूम के कोने में आर्मी के 2 बड़े ट्रंक दिखाई पड़े, जो अक्सर आर्मी वाले अपना सामान रखने के लिए यूज करते हैं। इन ट्रंक पर ताला लगा हुआ था। तो सबसे पहले पुलिस इन तालों को खोलती है और ताला खोलकर जैसे ही ट्रंक को खोला तो पुलिस वाले देखते हैं कि इसमें 11 टिफिन रखे हुए थे, यानी कि दोनों को मिलाकर 22 टिफिन रखे थे। तो पुलिस को लगा कि शायद सोमनाथ पार्ट टाइम को खाने की डिलीवरी का काम करता होगा, लेकिन फिर इस घर की हालत देखकर, इसका रहन सहन देखकर पुलिस ये सोचती है कि ये ऐसा काम करने वालों में से नहीं है। और फिर दोस्तों जब एक पुलिस वाले ने एक टिफिन खोला तो उस पुलिस वाले से लेकर वहां खड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसके बाद बारी बारी से सारे टिफिन को खोला जाता है। और उसके बाद सामने एक ऐसा भयानक मंजर था जिसको देखकर सभी शहर जाए। उन 22 टिफिनों के हर खाने में इंसानी मांस के 300 छोटे छोटे टुकड़े थे, जिन पर ऐसा केमिकल डाला था कि जिससे उनमें स्मेल ना आए। और ये इंसानी मांस के टुकड़े थे सोमनाथ की पत्नी उषा श्री के, लेकिन इन टुकड़ों में उसकी पत्नी का सिर गायब था। और फिर इस घर की तलाशी में एक टेबल के ऊपर एक बॉक्स रखा था, उसी बॉक्स में उषा श्री का सर रखा हुआ था, जो कुछ हद तक सड़ चुका था। वो पुलिस को मिला, जिसके बाल झड़ चुके थे और उसके सर पर बहुत ही गहरे चोट के निशान थे। और दोस्तों सबसे अजीब बात यह है कि सोमनाथ ने बताया कि वह उस सिर से रोजाना बातें किया करता था। और दोस्तों आप इस मंजर के बारे में सोच कर देखिएगा, आपकी रूह कांप जाएगी। और पुलिस वाले भी ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिर सोमनाथ ने ऐसा क्यों किया और क्यों अपनी ही पत्नी के 300 टुकड़े कर दिए और आखिर क्यों इन टुकड़ों को टिफिन में डाला। पुलिस इन सारे सवालों का जवाब सोमनाथ से पूछती है। तो सोमनाथ ने पुलिस को जो कहानी सुनाई वो और भी दहला देने वाली थी। सोमनाथ कहता है 3 जून को उसकी पत्नी को बहुत ही तेज गुस्सा आया हुआ था और वह अपना सिर जोर जोर से जमीन पर मारकर एक ही बात बोल रही थी कि वह मर रही है
और उसकी समाधि साईं बाबा की शिरडी में बननी चाहिए। और ऐसे कहते हुए वो खुदकुशी कर लेती है। तो पुलिस आगे कहती है कि इसकी खबर तुमने पुलिस को क्यों नहीं दी। तो सोमनाथ कहता है कि वह पुलिस और लोगों को बता देता तो उसकी इमेज खराब हो जाती। तो पुलिस आगे पूछती है कि लाश के टुकड़े क्यों किए और आखिर टिफिन में ये टुकड़ों को क्यों डाला। तो सोमनाथ ने पूरी कहानी बताई और कहा कि पत्नी के मरने के बाद मैंने सबसे पहले अपनी मेड और धोबी की छुट्टी की और उसी रात जिस दिन उसकी पत्नी की मौत हुई, कुल्हाड़ी और ऑपरेशन करने वाली प्लेट से अपनी पत्नी के 100 टुकड़े कर दिए और हर दिन उस लाश के धीरे धीरे और टुकड़े करते गया और वह हर रोज 2-3 टिफिन अलग अलग दुकानों से लाता ताकि शक ना हो सके और इन टुकड़ों पर कुछ रसायन छिड़क देता ताकि इसमें स्मेल ना आए। और इसके बाद दोस्तों सोमनाथ रात को लाश के और टुकड़े करके टिफिन में भरता गया, क्योंकि दोस्तों सोमनाथ परिदा कहता है कि वह इस टुकड़ों को लेकर शिरडी जाएगा और वह अपनी पत्नी की वहां पर समाधि बनाएगा। और दोस्तों एक और अजीब बात यह थी कि वह इन्हीं 20 दिन में रोज सुबह अपनी क्लिनिक चला जाता और काम भी किया करता था। और इसी बीच उसने अपनी क्लिनिक में बड़े ही धूमधाम से अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था और किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगने दी। और फिर सोमनाथ को पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है और सोमनाथ की मानसिक जांच की जाती है, लेकिन सोमनाथ परिदा की मानसिक हालत एकदम ही ठीक थी। और फिर उस मांस के टुकड़े और सिर की जांच की गई तो पता चलता है कि उषाश्री के सिर पर कोई भारी चीज से वार किया गया था और ये कोई खुदकुशी नहीं थी और जो कहानी सोमनाथ ने बताई वह भी सच नहीं थी। दरअसल उषाश्री अपने पति और उसकी महिला मित्र पर शक कर रही थी और इस कारण उसके घर में रोज ही लड़ाई झगड़े होते थे। और एक दिन सोमनाथ ने गुस्से में आकर अपनी ही बीबी को मार दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे टिफिन में भर दिया और मौका मिलते ही वह उस टिफिन को फेंकने वाला था। लेकिन दोस्तों कातिल आखिर कितना भी चालाक हो एक दिन पकड़ा ही जाता है। आज भी ये वारदात क्लियर नहीं हो पाई, आज भी इस वारदात पर लोगों के कई सवाल है और आज भी सोमनाथ परिदा भुवनेश्वर के एक जेल में बंद है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस वारदात के बारे में अपनी राय जरूर रखिएगा। मिलता हूँ एक ऐसी अनोखी कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।